नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक खास किताब की कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरबी। दोस्तों, आज हम जिस किताब और नाटक की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक किताब या रंगमंच की प्रस्तुति नहीं है। यह एक ऐसी आवाज है जिसने इतिहास के पन्नों में दबे हुए एक महान क्रांतिकारी के असली व्यक्तित्व को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज की कहानी हमें ले जाएगी उस नौजवान के जीवन में जिसे हम अक्सर सिर्फ एक नारे में याद करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नारे के पीछे छिपा इंसान कैसा था? वह क्या सोचता था, क्या पढ़ता था, कैसे हंसता था और अपने देश के लिए उसके दिल में कैसी आग चलती थी? आज हम एक ऐसी किताब, एक ऐसे नाटक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न केवल भारतीय रंगमंच थिएटर की दुनिया को बदला बल्कि शहीद आजम भगत सिंह के उस मानवीय रूप को हमारे सामने रखा जिसे इतिहास की मोटी किताबों ने कहीं दबा दिया था। हम बात करेंगे पीयूष मिश्रा जी द्वारा लिखे गए कालजयी नाटक गगन तमाम बजियो की। एक ऐसे नाटक जो भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक संवेदनशील, बुद्धिजीवी और जिंदा दिल इंसान के रूप में हमारे सामने पेश करता है। यह सिर्फ एक नाटक की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि सालों के शोध, पसीने और जज्बात का निचोड़ है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगत सिंह का असली व्यक्तित्व, उनके विचारों का संघर्ष और उस नाटक के पीछे छिपी मेहनत और शोध की अद्भुत कहानी। चलिए इस क्रांतिकारी सफर की गहराई में उतरते हैं। तो अंत तक इस कहानी के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक विचार है, एक जज्बा है, एक प्रेरणा है। जब हम गगन तमाम बजियो के नजरिए से भगत सिंह को देखते हैं तो यह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक बेहद गहरे और संवेदनशील इंसान के रूप में उभरते हैं। पीयूष जी ने इस नाटक के जरिए हमें भगत सिंह के उन पहलुओं से मिलवाया है जो अक्सर इतिहास की किताबों में छूट जाते हैं। भगत सिंह सिर्फ बंदूक उठाना नहीं जानते थे, वह विचारों की धार तेज करना भी जानते थे। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे वह मार्क लेनिन और बाकुनिन जैसे विचारकों को पढ़ते हैं। उनका मानना था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति के विचारों की शान पर विचारों की धार तेज होती है। अक्सर क्रांतिकारियों को बहुत गंभीर और गुस्सैल दिखाया जाता है, लेकिन भगत सिंह असल जिंदगी में बहुत हंसोड़ और मजाकिया थे। वह अपने साथियों के साथ ठिठोली करते थे, फिल्में देखना पसंद करते थे और गाने गाते थे। नाटक में उनकी यह मानवीय छवि उन्हें हमसे जोड़ती है कि वह भी हमारी तरह एक नौजवान थे जिसके सपने थे। भगत सिंह के भीतर एक द्वंद था, एक तरफ अपनी माँ और परिवार के प्रति असीम मोह और दूसरी तरफ देश के प्रति जिम्मेदारी। उन्होंने अपने परिवार से एक स्थितप्रज्ञ फासला बना लिया था, यानी वह प्यार तो करते थे लेकिन उस प्यार को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने देते थे। नाटक में उनकी यह पीड़ा और संकल्प दोनों साफ झलकते हैं। भगत सिंह ने खुद को नास्तिक घोषित किया था, लेकिन वह संकीर्ण सोच वाले नहीं थे। वे नास्तिक होते हुए भी स्वामी विवेकानंद के ओज और गीता के कार्ययोग से प्रभावित थे। उनके लिए धर्म का मतलब कर्म और मानवता की सेवा था, न कि रूढ़िवादी कर्मकांड। भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों को भगा देने से आजादी नहीं मिलेगी। वह एक ऐसा भारत चाहते थे जहां इंसान के हाथों इंसान का शोषण न हो। वह जानते थे कि अगर गोरे साहब चले गए और उनकी जगह भूरे साहब अमीर भारतीय आ गए तो आम आदमी की हालत ऐसी ही रहेगी। यही उनकी युद्ध दृष्टा वाली सोच थी जो उन्हें अपने समय के दूसरे नेताओं से अलग खड़ा करती थी। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सफल नहीं होंगे। शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह केवल एक एक्शन हीरो नहीं थे, वे एक गहरे विचारक थे। उनके भीतर विचारों का एक निरंतर युद्ध चलता रहता था। पीयूष जी के नाटक गगन तमाम बजियो में इस वैचारिक बनावट को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। भगत सिंह और गांधी जी के रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक ही थी, आजादी। भगत सिंह का मानना था कि अहिंसा एक महान आदर्श हो सकता है लेकिन अत्याचारी सत्ता के खिलाफ कभी कभी बल का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। वे गांधी जी के चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन वापस लेने के फैसले से काफी आहत थे। नाटक यह स्पष्ट करता है कि भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। वे उन्हें एक ऐसा जननेता मानते थे जिन्होंने पूरे देश को चलाया। उनके बीच का द्वंद्व तरीकों का था, नियत का नहीं। एक तरफ भगत सिंह मार्क्सवाद की ओर झुके थे तो दूसरी तरफ उनके दिल में एक कोने में स्वामी विवेकानंद के लिए भी गहरा सम्मान था। विवेकानंद के साहस और युवा शक्ति के आह्वान ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। विवेकानंद का यह कहना कि कमजोरी ही मृत्यु है भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन का मूल मंत्र बना। वे विवेकानंद के उस विचार से सहमत थे जहाँ दरिद्र नारायणा, गरीबों की सेवा ही असली धर्म है। भले ही वे ईश्वर को न मानते हों लेकिन विवेकानंद के मानवतावाद में उनकी अटूट आस्था थी। भगत सिंह का नास्तिक होना कोई फैशन नहीं था बल्कि एक बहुत ही तर्कसंगत और साहसी निर्णय था। उन्होंने जेल में अपने प्रसिद्ध लेख में स्पष्ट किया है कि वे किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे बैठकर हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ईश्वर है तो दुनिया में इतना अन्याय और गरीबी क्यों है। उनका मानना था कि धर्म अक्सर लोगों को भाग्यवादी बना देता है जिससे उनमें लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। उन्होंने
नास्तिकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि लोग अपनी शक्ति को पहचाने। नाटक हमें यह समझाता है कि भगत सिंह कोई रूढ़ी व्यक्ति नहीं थे। वे गांधी जी से असहमत होकर भी उनके प्रति शिष्ट थे, नास्तिक होकर भी विवेकानंद को पढ़ते थे और गीता के कर्मयोग को अपने जीवन में उतारते थे। यह विरोधाभास का संतुलन ही उन्हें एक महान इंटेलेक्चुअल बनाता है। राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ। जब हम किसी नाटक को मंच पर देखते हैं या उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ संवाद सुनाई देते हैं, लेकिन उस एक संवाद के पीछे कितनी रातों की नींद और कितना गहरा शोध रिसर्च छिपा होता है, यह गगन दमन बज्जियों की रचना प्रतिक्रिया को देखकर समझ आता है। पीयूष और एक्ट वन थिएटर ग्रुप ने इस नाटक के लिए जो मेहनत की है वह किसी तपस्या से कम नहीं है। आइए इस नाटक के बनने की कहानी के उन पन्नों को पढ़ते हैं जिन्हें जानना हर इतिहास प्रेमी और फिल्म मेकर के लिए जरूरी है। पीयूष ने इस नाटक को लिखने से पहले भगत सिंह के जीवन के हर उस पहलू को खंगाला जो उपलब्ध था। उन्होंने भगत सिंह की जेल डायरी, उनके पत्र, अदालती कार्रवाइयों के रिकॉर्ड और उस समय के अखबारों की कतरनें पढ़ी। नाटक की तैयारी के दौरान उन लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की गई जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस दौर के गवाह थे। शोध इतना गहरा था कि खुद पीयूष जी कहते हैं अगर वे चाहते तो भगत सिंह पर एक प्रामाणिक इतिहास की किताब लिखते हैं, लेकिन उन्होंने नाटक को चुना क्योंकि इतिहास तथ्य देता है जबकि नाटक अनुभव देता है। दिल्ली का प्रसिद्ध नाटक समूह एक्ट वन और उसके निर्देशक N.K. शर्मा जी का इस नाटक की रचना में बहुत बड़ा योगदान है। यह नाटक केवल कागजों पर नहीं लिखा गया बल्कि रिहर्सल रूम में पसीनों के साथ तराशा गया है। कलाकारों ने महीनों तक भगत सिंह और उनके साथियों के मनोविज्ञान को समझा। स्क्रिप्ट के हर दृश्य पर बहस होती थी ताकि कहीं भी शहीद आजम की छवि के साथ अन्याय न हो। इतिहास लिखना एक बात है लेकिन उसे नाटक की शक्ल देना दूसरी। नाटक में एक लय रिदम होनी चाहिए, एक उतार चढ़ाव होना चाहिए। पीयूष जी ने तथ्यों को ज्यों का त्यों नहीं रखा बल्कि उन्हें भावनाओं में पिरोया। उन्होंने सुखदेव और भगत सिंह की अंतरंग दोस्ती को मंच पर उतारा। पीयूष जी ने इस नाटक के लिए जो गीत लिखे जैसे मस्ती में डूबा है ये आलम, वे केवल गाने नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने वाले सूत्र हैं। संगीत ने शोध की गंभीरता को जनता के दिलों तक पहुंचाने का काम किया। शोध का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि भगत सिंह को उस रूढ़ छवि से बाहर निकाला जाए जिसे हमने सिर्फ नारों तक सीमित कर दिया था। शोध के जरिए उन्होंने एक ऐसे भगत सिंह खोज निकाले जो इंटेलेक्चुअल था, जो प्रेमी था और जो अपनी माँ से दूर रहने की तड़प को भी महसूस करता था। यह नाटक उन लोगों को आईना दिखाता है जो भगत सिंह के विचारों के दुश्मन होने के बावजूद आज उनकी छवि का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। नाटक के पन्नों में निर्देशक N.K. शर्मा जी की टिप्पणी और पीयूष मिश्रा जी का शफफ पानी जैसा गद्य इस किताब को एक दस्तावेज बना देता है। दोस्तों, यह शोध ही है जो गगन तमाम बज्जियों को कालजाई बनाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर आपको कोई बड़ी कहानी कहनी है तो पहले उसकी जड़ों में जाकर खुदाई करनी होगी। जब हम पीयूष मिश्रा जी को याद करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में उनकी अभिनय की तीव्रता या उनके गीतों की खनक आती है, लेकिन गगन तमाम बज्जियों की प्रस्तावना और उसके आलेखों को पढ़ते हुए हमें उनके एक और अद्भुत रूप के दर्शन होते हैं। एक ऐसा लेखक जिसका गद्य शफाफ पानी की तरह पारदर्शी और निर्मल है। अक्सर जब लेखक किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का या क्रांतिकारी पर लिखते हैं तो वे भारी भरकम शब्दों और क्लिष्ट भाषा का सहारा लेते हैं, लेकिन पीयूष जी का लेखन इससे बिल्कुल उलट है। वे वैसे ही लिखते हैं जैसे कोई दोस्त आपस में बात करता है। उनकी भाषा में कोई बनावटपन नहीं है। शफाफ का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके, यानी पारदर्शिता। पीयूष जी का गद्य पढ़ते हुए आपको शब्दों के पीछे छिपा उनका ईमान साफ नजर आता है। वे सच को बिना किसी चाशनी के पेश करते हैं। उनकी लेखन शैली में एक ऐसी रवानगी है जो पाठकों को बाहर ले जाती है। वे जब भगत सिंह के प्रेम रूप या उनकी मां के प्रति उनकी असीम मोह की बात करते हैं तो शब्द केवल सूचना नहीं देते बल्कि एक महसूस की जा सकने वाली छवि बनाते हैं। वे भगत सिंह को किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठाते बल्कि उन्हें हमारे बगल में ला खड़ा करते हैं। यह उनके गद्य की ही खूबी है कि एक महान शहीद हमें अपना बड़ा भाई या दोस्त लगने लगता है। जैसे पहाड़ों से उतरता पानी अपनी राह खुद बनाता है और पत्थरों से टकरा कर भी अपनी मधुर आवाज नहीं खोता, वैसे ही पीयूष जी का गद्य है। इसमें एक संगीत है, भले ही यह गद्य है लेकिन इसे पढ़ते हुए आपको एक कविता जैसा सुकून मिलता है। वे कठिन से कठिन वैचारिक द्वंद्व जैसे गांधी जी और भगत सिंह का टकराव को भी इतने सरल शब्दों में पिरो देते हैं कि एक आम पाठक भी उसे गहराई से समझ लेता है। इस किताब में शामिल पीयूष जी का खूबसूरत आलेखन सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि वह उनकी अपनी रचनात्मक यात्रा का आईना है। वह तफकोई से स्वीकार करते हैं कि भगत सिंह को समझना उनके लिए इतना चुनौतीपूर्ण था। उनकी यह ईमानदारी ही पाठकों का भरोसा जीत लेती है। आज के दौर में जहां भाषा को घुमा फिरा कर पेश करने का चलन है, पीयूष जी का यह सफाफ पानी जैसा गद्य हमें सच्चाई की अहमियत समझाता है। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे क्रांतिकारी बात सबसे सादे शब्दों में कही जा सकती है। वे शब्दों को सजाते नहीं, वे शब्दों को जीते हैं। यही वजह है कि गगन दमम बज्जियों केवल पढ़ा नहीं जाता, वह रूह में उतर जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आज के दौर में जब हमारे पास
पास मनोरंजन के हजारों साधन मौजूद हैं। हमें गगन दमन बज्यो जैसी किताब या नाटक क्यों पढ़नी चाहिए? क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक जानकारी के लिए है? जवाब है नहीं। इसे पढ़ना हमारे लिए आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ नायक की परिभाषा बदल गई है। सोशल मीडिया और राजनीति के शोर में हम अक्सर असली महापुरुषों को भूल जाते हैं या उन्हें सिर्फ एक पोस्टर पर तक सीमित कर देते हैं। यह नाटक हमें उस असली भगत सिंह से मिलवाता है जो विचारों से लैस था। यह हमें सिखाता है कि नायक वह नहीं जो सिर्फ ताकत दिखाए, बल्कि वह है जो समाज के लिए सोचे और पढ़े। वैचारिक स्पष्टता के लिए आज चारों तरफ वैचारिक भ्रम है। ऐसे में भगत सिंह का वह रूप देखना बहुत जरूरी है जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता था, चाहे वह धर्म हो, गांधी जी के विचार हो या क्रांति का रास्ता। भगत सिंह ने कभी किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। यह नाटक हमें सवाल पूछने की हिम्मत देता है। जैसा कि पीयूष मिश्रा जी ने स्वयं कहा है, आज भगत सिंह के विचारों के धुर विरोधियों को भी उनकी छवि का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। जब आप यह नाटक पढ़ते हैं तो आप जान जाते हैं कि भगत सिंह वास्तव में किसके साथ खड़े थे, शोषितों के साथ, गरीबों के साथ और मानवता के साथ। इसे पढ़ने के बाद कोई आपको भगत सिंह के नाम पर गुमराह नहीं करता। पीयूष जी का लेखन और यह नाटक हमारी हिंदी रंग परंपरा का मील पत्थर है। इसे पढ़ना अपनी भाषा की ताकत को पहचानना है। यह नाटक हमें एहसास दिलाता है कि हिंदी में कितनी गहराई और कितना पैमाना हो सकता है। यह नाटक हमें बताता है कि आप एक क्रांतिकारी होकर भी हसौड़ हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं, आप नास्तिक होकर भी विवेकानंद का सम्मान कर सकते हैं और आप देश प्रेमी होकर भी अपने परिवार के लिए दर्द महसूस कर सकते हैं। यह हमें एक मशीन नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान बनने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, गगन दमन बज्यो सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, यह एक धड़कता हुआ दिल है। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक बार नहीं जीती जाती, उसे हर रोज अपने विचारों में जिंदा रखना होता है। अगर आप इस महान क्रांतिकारी को सच में नमन करना चाहते हैं तो उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाने से पहले उनके विचारों को इस नाटक के जरिए जरूर महसूस करें। इसे पढ़ें और जब भी मौका मिले मंच पर इसका मंचन देखने जरूर जाइए। आशा है कि आपको यह विस्तृत रिव्यू पसंद आया होगा। भगत सिंह के विचारों की यह मशाल हम सबको जलानी है। इनकलाब जिंदाबाद। आप सुन रहे थे पीयूष मिश्रा जी की लिखी कालजाई नाटक गगन दमन बज्यो। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।